जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। वो क्वेश्चन क्या होगा कि √2 और माइनस के √2, ठीक है, माइनस के 2 अंडर रूट। तो ये जो √2 है और ये माइनस के 2 अंडर रूट के अंदर जो है, ये क्या है, ये क्या है, यानी ये कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर। इन नंबरों के बारे में जानने के लिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसी टॉपिक का नाम जो है, यानी उस चैप्टर का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये जो टॉपिक है, ये इतना खास टॉपिक है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स आता है, तो आपको नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए ऑलमोस्ट सभी टीचर सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक आप नंबरों के बारे में नहीं जानेंगे कि नंबर क्या होते हैं, ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नंबर है, ये रियल नंबर है, ये है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, लेकिन अभी हम इनकी बात थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है, अभी हम इनकी बात थोड़ी देर में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। भाई, नंबर सिस्टम का मतलब है संख्याओं को निरूपित करना, एक अच्छे तरीके से, एक ढंग से संख्याओं को निरूपित करना, वो क्या होता है हमारा नंबर सिस्टम। यहां तक बात है, समझ लो। अब हम क्या देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम है, इसको हम करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर। यानी हम क्या जानेंगे, नो द नंबर। क्लियर? नो द नंबर्स हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बारे में जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि मैथ की एक बेसिक है। जिसको मैथ की बेसिक पता हो गई, वो मैथ को बहुत जल्दी कवर कर जाएगा। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स मतलब समिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, दो नंबरों के संयोग से बनता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी। क्लियर? रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी का मतलब होता है जो सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? कल्पनाओं पर आधारित होती हैं, और जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। क्लियर? तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए हमें किसकी स्टडी करनी होगी, रियल नंबर की और इमेजिनरी नंबर। क्लियर? तो रियल नंबर के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर हमारे क्या होते हैं। रियल,
यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और डॉट डॉट इनफिनिटी। इसी तरह से ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, डॉट डॉट इनफिनिटी। एनसीईआरटी ने इसे एक लाइन कहा है, ठीक है। ये क्या है? एक लाइन। इस लाइन पर जितनी भी संख्याएं निरूपित की जाती हैं, परिभाषा में मैंने बोला कि संख्याओं का निरूपण ही क्या है? नंबर सिस्टम है। तो इस लाइन पर जितनी भी संख्या लिखी जा सकती हैं वो सभी हमारे क्या होंगी? रियल नंबर होंगे। रियल नंबर, सभी संख्या अगर इस लाइन पर लिखी जाएंगी तो रियल नंबर है, तो फिर इमेजिनरी क्या है? क्वेश्चन तो ये भी बनता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये सभी संख्याएं हमारी क्या है? रियल नंबर। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई ये तो हमने देख लिया 1 2 3 प्लस माइनस करके हमने जाना कि कोई संख्या प्लस में हो, कोई संख्या माइनस में हो, वो सभी हमारे क्या है? रियल नंबर। तो प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि 3/2 क्या ये भी रियल नंबर है? P/Q के रूप में जो मैंने संख्या लिखी है 3/2, क्या ये भी रियल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल रियल नंबर है, क्योंकि जब मैं 3/2 की वैल्यू निकालूंगा, बट 2 से जब मैं 3 से जब मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 1.5 आएगी, 1.5। और ये कहीं ना कहीं इसके बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में होगी 1.5। बोलो हाँ या ना? यहां तक बात है समझ में? तो प्लस में हो माइनस में हो, यहां तक बात आई समझ में, और P/Q के फॉर्म में हो, वो सभी हमारी क्या है? रियल नंबर, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब प्रश्न ये भी उठता है कि भाई √2 क्या ये भी रियल नंबर है? जी हाँ, ये भी रियल नंबर है। जब हम √2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम √2 की वैल्यू √2 निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो कैसे करते हैं? ये ठीक है, ये हमारा क्या होता है? लंब। इसको मैं अगर एक दूरी मान लूं, इसको मानते कर्ण, तो इसको ये लंब हो गया, ये हमारा हो गया आधार यानी इसको बेस, और ये हमारा कर्ण। इसकी हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा k², पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है k² = L² + kA²। ये फॉर्मूला ज्यादातर सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, यानी k है, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो k की वैल्यू जब मैं यहाँ पर निकालूंगा तो मैंने देखा k² = 1 का L कितना है? 1। ये L है और ये हमारा क्या है? A, आधार यानी। तो 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। तो यहां से जब मैंने k की वैल्यू जानी तो वो क्या है? k² = 2 और k √ 2, यानी k की वैल्यू अगर मैं देखूं तो √2। बात आई समझ में? √2। अब हमें इस √2 की वैल्यू जाननी है कि इसकी √2 की वैल्यू क्या होती है। बेसिकली सभी को पता है कि हम रट लेते हैं कि √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। बात आई समझ में? लेकिन अगर मैं प्रकार में, ये मैं यहां से रफ कर देता हूं, अगर मैं प्रकार में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये प्रकार में मैं भर लूं, और उसके बाद इस पॉइंट से जब मैं इस प्रकार की दूरी को नापकर, इस प्रकार से जब मैं इस दूरी को नापूंगा यहां से, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर आएगी।
यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये दूरी जो है यहाँ पर आएगी, समझ रहे ना भाई। ये क्या है, √2 है, ये 1 से ज्यादा है ये दूरी। जब तुम नापोगे तो ये 1 से ज्यादा है, दिखने में भी लग रही है 1 से बड़ी है और होगी भी, क्योंकि ये कर्ण है, ठीक है। तो ये जो दूरी है वो क्या होगी हमारी, कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा होगी। और वो यहां से, अब देखो भाई यहाँ पर ये 1 था, ये भाई 1 2 3 4, ठीक है। यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, ये आ गया। जब मैंने प्रकार से इस दूरी को भरा तो ये कहीं ना कहीं ये दूरी जो है यहां पर आएगी। तो ये हमारी क्या है, 4, यानी 0.4, 1.4, 1 तो ये रहा और उसके आगे 0.4। तो हमने आसानी से कैलकुलेट करी कि √2 की वैल्यू क्या हो गई, 1.414। ऐसी अगर मैं √3 की वैल्यू देखूं तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7732 करके, ठीक है। तो √3 की वैल्यू भी हमारी जब आएगी तो वो क्या आएगी, √3 की वैल्यू अगर मैं √3 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो भी कहीं ना कहीं कैसे आएगी भाई, इसको हमें √2 मानना पड़ेगा और ये हमारा 1 है। अब जब मैं के स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो के इक्वल टू क्या होगा √3। ये √2 है, ये 1 है, तो ये हमें दूरी लेनी है, ये कितनी होगी। फिर हम प्रकार से वही चीज करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि भाई जब हमने ये √2 ली, यहां से √2 ली और मैंने जब ये ऐसे घुमाया, ये कहीं ना कहीं यहां पर आएगी, ये वैल्यू कहीं ना कहीं 5 6 7, ये वैल्यू कहीं ना कहीं यहां पर आएगी। तो 1.7632 जो भी है इसका √3 की वैल्यू। तो ये हमारी क्या है, सभी क्या होंगे, रियल नंबर। तो हमने देखा कि प्लस में हो, नंबर प्लस में हो, माइनस में हो, या फिर प्लस में हो, माइनस में हो, या फिर पॉइंट्स में हो और रूट में हो, वो सभी हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो फिर इमेजिनरी के लिए बचाए क्या, क्वेश्चन तो बनता है। तो भैया जो इमेजिनरी के लिए बचा है वो होगा माइनस रूट के अंदर जितनी भी संख्या हैं, अगर उस रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है वो हमारी क्या होंगी, सभी इमेजिनरी, वो हमारी क्या होंगी, इमेजिनरी नंबर होंगे, यानी इमेजिनरी संख्याएं होंगी जो कल्पना पर आधारित होती हैं, इनका कहीं यूज नहीं होता, ठीक है। अब ये जो √2 है ये क्या है, हमारी इमेजिनरी नंबर। तो यहां पर आई बात समझ में। तो हमने रियल नंबर के बारे में जाना कि रियल नंबर हमारे आखिर क्या होते हैं, जो इस लाइन पर ड्रॉ किए जा सकते हैं वो सभी हमारे क्या हैं, रियल नंबर। अगर इजी वे में देखा जाए तो इस लाइन पर जो भी हम नंबर लिख रहे हैं वो हमारे सभी क्या होंगे, रियल नंबर। माइनस के अंदर अगर रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी। अब इस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को -2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √ में -1, ठीक है। तो ये हमारा अब रियल नंबर बन गया। ये हमने यहाँ पर क्रीम निकाल ली, ये हमारा क्या है, रियल नंबर, और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो हमारा, अब सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, आई। तो आई की वैल्यू होती है -1 में, और इस आई को क्या बोला जाता है, आयोटा, जो कि इमेजिनरी से ही बना है, ठीक है। अगर आई की वैल्यू -1 है तो जाहिर सी बात है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आई की वैल्यू क्या होती है। अब मैं बात करूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, हमने रियल नंबर के बारे में जाना कि क्या होते हैं, जो इस लाइन पे ड्रॉ होंगे वो नंबर सभी हमारे रियल नंबर होंगे।
इमेजिनरी नंबर क्या होगा कि रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो ए प्लस आई बी, यानी ए प्लस आई बी की फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, बी यहाँ पर क्या है, वो भी रियल नंबर है, और ए क्या है, आई क्या है, आयोटा। ये हमारे क्या है, इमेजिनरी नंबर। यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के संयोग से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया तो आप आसानी से पहचान लोगे कि अगर कहीं संख्या ये लिखी हुई है 2 प्लस के माइनस के 9, 2 प्लस के माइनस के 9, तो जो ये होगी संख्या वो क्या होगी, 3 प्लस ये 9 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू -1। अब भी तो ये वही है संख्या, तो 2 प्लस v की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगी हमारे 3, और ये हमारा क्या होगा i, यानी i की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या होगी -1, v की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2। तो क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इसमें v की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, तो हमें इस तरह से, और ये नंबर कौन सा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने जाना रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करेंगे रियल नंबर के टाइप्स की। रियल नंबर्स के टाइप, भाई रियल नंबर एक तो जो है, एक होगा पूर्णांक और एक होगा दशमलव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दशमलव की, ठीक है। दशमलव को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले होंगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। सेकंड होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और थर्ड होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये होती है शांत दशमलव, ये होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव कहने का तात्पर्य जिसकी भूख मिट जाए, यानी जो अगर कोई इंसान भूखा है और उसकी भूख शांत हो जाए तो उसको बोलते हैं शांत। जैसे एग्जाम्पल के आधार पे हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम शांत दशमलव का, 9/2। जब मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 4.5, और ये पूरी जा रही होगी, तो यहां पर दशमलव हमारा क्या हो गया, शांत हो गया, इसीलिए ये क्या है, शांत दशमलव। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ किसका, शांत दशमलव। अब मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं।
25/6। जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा 25 को तो 6 4 जा 24, 1 बचा 0, 10 कैरी ले लिया तो वो दशमलव लगाकर 0 बढ़ा ली तो वो क्या आ जाएगा 6 से 10 तो 6 एकम 6, फिर उसके बाद 4 आएगा तो 6 3 36, तो ये हो जाएगा क्या हमारा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। और ये रिपीट होगा, जैसे हम अब यहाँ पर करके दिखाएं हम आपको 25 6 चौक 24, 1 पॉइंट लगाकर 0, 6 एकम 6, 4 फिर 0, 6 3 36, 4 फिर 0 फिर 6 3 36, फिर 4 फिर 0 फिर 6 36, तो रिपीट हो रही है। अब ये संख्या 6 6 आएगी, रिपीट होगी इनफिनाइट, मतलब रिपीट होती जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 4.16 बार। ये बार आपको आगे समझ में आएगा, ये इतनी संख्या ना लिखकर हम उसका प्रयोग कर लेते हैं छोटा बनाने के लिए। तो ये बार का मतलब है कि इसके आगे जो है 6 ही 6 होंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये शांत नहीं हुआ है, इसकी भूख नहीं मिटी है, तो ये हमारा क्या होगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। भाई हमने देखा कि ये जो है 4.16, अगर मैं इतना देखूं तो ये क्या है, भूख शांत नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। जब भूख शांत नहीं होगी तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं √2, √3 और पाही, ये हमारे क्या है सभी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। क्योंकि √2 की वैल्यू अगर मैं देखूं, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, इसके भी आगे जो है 325, मतलब देखेंगे तो यही लिखी जाएगी, बार बार रिपीट होगी। यहाँ इसमें कहीं भी बार का यूज नहीं होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। √3 की वैल्यू भी ऐसी अगर देखेंगे तो 1.73245, मतलब कुछ ऐसे करके, ये कहीं भी रिपीट नहीं होंगी ये वैल्यू। जैसे यहाँ पर रिपीट हो गई थी 666 रिपीट हो गया था, तो इसमें ये वैल्यू रिपीट नहीं होगी। और पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, वो हमारी क्या है 22/7, ये हमारी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि पाई की जो वैल्यू 22/7 है वो एक्चुअल में वैल्यू नहीं होती, लगभग मान होता है पाई का 22/7। जब मैं 22/7, अब मैं इसको यहां पर दिखा देता हूं, 22/7 क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्यों है। देखो जब मैं 7 से 22 को डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा 7 21, 1 पॉइंट लगाकर 0, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 3 पॉइंट 0, 7 चौक 28, 2 फिर 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 फिर 0 और 7 पंजे 35, 5 0, 7 49, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ 7 49, फिर 0 और फिर 7 एकम 7, फिर 3, फिर 0, फिर 7 चौक 28, फिर 2, फिर 0, फिर 7 दूनी 14। देखो 142 142 रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये जो है 22/7 क्या है 22/7, ये क्या है हमारा अशांत दशमलव। अगर आप √2 की वैल्यू निकाल कर देख लेना, √3 की वैल्यू निकाल कर देख लेना, वो हमारी क्या होंगी नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, वो कभी रिपीट नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, वो रिपीट नहीं होगी। पाई जो है, अब क्वेश्चन हमारा सीधा पूछ ले जाता है, जो पाई है वो क्या है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो आपके आंसर लगाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और 22/7
22/7 होगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन इजी क्वेश्चन आते हैं जो एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सीधे तौर पर, जिनका आंसर हम बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले यही चीज देखो, इसलिए आपको जो है डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात आई इसकी। हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल मिलकर बनाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलकर बनाते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जितना भी मैंने आपको बताया था कि जो शांत हो, जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, वो सभी हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं P/Q के फॉर्म में। तो अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं, रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, यानी ये होता है रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में हम लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो जो ये वैल्यू है √2, √3, पाई, ये हमारी सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। और 22/7, √4, क्योंकि √4 को हम √2 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में जैसे 5/2, ये सभी हमारी क्या है, रेशनल संख्या। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है। संख्या हो सकती है, सीधा क्वेश्चन पूछ ले जाता है रेशनल और इरेशनल से, परिमेय और अपरिमेय से। तो इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, a k प्लस b अपॉन के k प्लस 1, ये सीधा फॉर्मूला है। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है। तो a यहां पर क्या है, ये a की वैल्यू है, ठीक है। 4 क्या है, यहाँ b की वैल्यू है, और k इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी, ये हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। अगर मैं यहां पर k इक्वल टू 1 रखूं, k बराबर 1 रखने पर, तो a की वैल्यू क्या है 3, k की वैल्यू क्या है 1, प्लस b की वैल्यू क्या है 4 अपॉन के k की वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये क्या आएगा 7/2 यानी 3.5। देखो पॉइंट्स में है या नहीं है, 3.5 ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर, यानी ये डेसिमल है, और कौन सा डेसिमल है, रेशनल नंबर है 3.5। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 2 व 3 के बीच, एक क्वेश्चन तो आपने देखा, इसका सीधा फॉर्मूला ये है, ये आपको याद रखना है।